हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेधन, जिसको हिंदी में कहा जाता है। ये चैप्टर 4 का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में। एमनियोसेंटेसिस, एमनियो लिया गया है एमनियन या उल्ब से, जो अपन चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। भ्रूण जो है वो गर्भाशय के अंदर में एक थैली में बंद रहता है। ये थैली या ये झिल्ली कहलाता है एमनियन, और इस झिल्ली के अंदर में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसको कहा जाता है एमनियोटिक द्रव या एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। इसी द्रव में स्थित भ्रूण की कोशिकाओं को निकालकर, है ना, सिरिंज के माध्यम से कोशिकाओं को निकालकर उसका परीक्षण किया जाता है, और उसमें उसकी कोशिकाओं में परीक्षण करके देखा जाता है कि उसके गुणसूत्रों में कुछ अनियमितता तो नहीं है, या फिर उसके जीन्स में कोई अनियमितता तो नहीं है, या किसी प्रकार की उपापचयी का अनियमितता तो नहीं है। ये सब पता लगाने के लिए एक नई तकनीक का आविष्कार किया गया है और इसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड को यहाँ से निकाला जाता है। और उल्बवेधन, हिंदी में देखिए उल्बवेधन, उल्ब माने एमनियन और वेधन मतलब उसको छेद कर उसमें से द्रव को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है एमनियोसेंटेसिस। एकदम नई तकनीक है और इसके माध्यम से भ्रूण की किसी भी प्रकार की गुणसूत्रीय अनियमितता है या उपाचयिक अनियमितता है, यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, या क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, या फिर किसी प्रकार की एंजाइमेटिक डिसऑर्डर है, उसका पता लगाया जाता है। और साथ ही साथ एक और कार्य इस विधि के द्वारा किया जाता है और वह है लिंग परीक्षण, है ना। भ्रूण में स्थित माता के गर्भाशय में स्थित किसी भी भ्रूण का लिंग का पता इस विधि के द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। उसमें से 44 तो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ी जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। तो उसमें यदि फीमेल चाइल्ड है तो उसके क्रोमोसोम का मैनेजमेंट कैसे होगा, अरेंजमेंट कैसा होगा, XX होगा। और यदि मेल चाइल्ड है तो उसका क्रोमोसोम कैसा होगा, सेक्स क्रोमोसोम XY होगा। तो इसका पता लगाया जाता है इस विधि के द्वारा। हालांकि इस तकनीक का आविष्कार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को पता लगाने के लिए और उससे बचने के लिए इस विधि का आविष्कार किया गया, ताकि डायग्नोसिस हो जाए तो गर्भ में ही यदि उसका उपचार किया जा सके, या फिर उपचार संभव नहीं है तो उसको MTP के द्वारा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि उसको आम भाषा में गर्भपात कहा जाता है, गर्भपात के द्वारा समाप्त कर दिया जाए, ताकि आगे उस बच्चे जन्म के बाद में यदि नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पा रहा है तो उसको कोई तकलीफ ना हो, या फिर माता के लिए किसी प्रकार का कोई घातक स्थिति पैदा होता है गर्भ में भ्रूण के द्वारा, तो उसको समाप्त करके माता को उससे बचाया जा सकता है। तो इस अच्छे उद्देश्य के लिए इस तकनीक का आविष्कार किया गया था, लेकिन आगे देखते हैं कि किस तरह से इसका मिसयूज़ किया जा रहा है और क्या है ये एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, देखिए, एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक नई तकनीक है जिसके द्वारा जन्म से पूर्व ही भ्रूण में संभावित आनुवांशिक अनियमितताएं मतलब गुणसूत्र में स्थित किसी भी प्रकार की अनियमितता, मतलब गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो रही है, या गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता हो रही है, या गुणसूत्र की संरचना में कोई पार्ट कम पड़ गया हो, या फिर कोई पार्ट एक्स्ट्रा जुड़ गया हो, उसकी वजह से कोई अनियमितता होती है। उसके बाद उपापचयिक अनियमितताएं, उपापचयिक यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हम जानते हैं कि जितनी भी शरीर की उपापचयिक अभिक्रियाएं हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट होती हैं, एंजाइम्स के द्वारा रेगुलेट होती हैं। और ये एंजाइम्स क्या है, वास्तव में प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कहाँ से बनते हैं, जेनेटिक कोड जो जीन्स में होता है, जीन्स के प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा ही ये प्रोटीन का निर्माण होता है। और उसका कोड कहाँ निहित होता है, DNA में। और DNA क्या है, DNA का एक हिस्सा जो है वो जीन्स कहलाता है। और जीन्स DNA में क्या होते हैं, बेस के सीक्वेंसेस होते हैं। तो उन बेसिस के सीक्वेंसेस के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यदि उन बेस के सीक्वेंस में किसी प्रकार की अनियमितता है, डिसऑर्डर है, तो वो सब पता लगाया जा सकता है इस टेक्निक के माध्यम से। यदि सेल्स को एमनियोटिक फ्लूइड से बाहर निकाल लिया जाए और उसका क्रोमोसोमल मैपिंग किया जाता है, किस विधि से, किस प्रिंसिपल पर यह टेक्निक काम करता है, कैरियोटाइपिंग प्रिंसिपल, यानी कि क्रोमोसोमल मैपिंग के द्वारा इस विधि को उपयोग किया जाता है। और इस विधि में प्रयोग किया जाता है, गुणसूत्र की संख्या का पता लगाया जाता है, गुणसूत्र की संरचना में अनियमितता है कि नहीं वो देखा जाता है, और यदि संरचना में यानी कि जीन्स में परिवर्तन कुछ हो रहा है, या गुणसूत्र का कोई पार्ट है या संख्या कम है या अधिक है,
तो उसकी वजह से जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं है, ये पता लगाया जाता है। तो जनरली जैसे डाउन सिंड्रोम है, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या को लेकर परेशानी होती है। तो वो यदि है तो वो जन्म के पहले ही पता लगाया जा सकता है, और बच्चे का यदि थेरेपी के द्वारा, जीन थेरेपी के द्वारा किसी प्रकार का इलाज संभव है तो उसको भ्रूण गर्भाशय, माता के गर्भाशय में ही कर दिया जाता है। और यदि नहीं है तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के द्वारा या गर्भपात के द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है या उससे बचा जा सकता है। संरचनात्मक अनियमितता में जैसे इसी तरह से जैसे जीन में क्रोमोसोम्स का मैपिंग किया जाता है और उसमें जीन के लोकेशन को देखा जाता है और जीन्स की संख्या को देखा जाता है, साथ ही साथ जीन के सीक्वेंसेस, बेसिस के सीक्वेंसेस को देखा जाता है। और यदि कोई अनियमितता है तो जीन थेरेपी के द्वारा आजकल इसका उपचार संभव हो गया है तो वो किया जाता है, और नहीं है तो फिर मेडिकल एमटीपी किया जाता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कैरियोटाइपिंग, यानी क्रोमोसोम्स की मैपिंग की जाती है और देखा जाता है कि किसी प्रकार की संख्या या संरचना में अनियमितता है या फिर उसके जीन्स के सीक्वेंसेस में, बेसिस के सीक्वेंसेस में कोई अनियमितता तो नहीं है। ये इस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले माता के उदर में सोनोग्राफी के द्वारा गर्भाशय की स्थिति और गर्भाशय में पल रहे इस भ्रूण की, यानी कि बच्चे की स्थिति का पता लगाया जाता है, फीटस की स्थिति का पता लगाया जाता है कि किस तरह की, किस स्थिति में फीटस स्थित है। उसके बाद एक निडिल के द्वारा माता के उदर को भेदते हुए गर्भाशय को छेद कर फिर एमनियोटिक झिल्ली को छेद कर उसके फ्लूइड तक निडिल को, सिरिंज को पहुंचाया जाता है, और वहां से इस एमनियोटिक फ्लूइड में, इस झिल्ली में, इस द्रव में जो भ्रूण की स्किन की सेल्स जो शेड होकर रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं, उन सेल्स को इस द्रव के साथ में सिरिंज के द्वारा बाहर खींच लिया जाता है और फिर इसे एक परखनली में लेकर एसेप्टिक कंडीशंस में इनको कल्चर किया जाता है। इनको बाहर, सेल्स को सिरिंज के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है एमनियोटिक द्रव से, और फिर उसको क्या किया जाता है? एसेप्टिक कंडीशन में इन सेल्स का कल्चर किया जाता है, और कल्चर करने के बाद इन कोशिकाओं की क्या की जाती है? क्रोमोसोमल मैपिंग की जाती है, स्टडी किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्रोमोसोम की जो 44 जोड़ी ऑटोसोम्स हैं और 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम है, उनमें संख्या बराबर है कि नहीं, उनकी संरचना ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता है तो फिर उसको सलाह दी जाती है, एमटीपी की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका प्रोसीजर के बारे में कि सबसे पहले उसको सोनोग्राफी के द्वारा क्या, उदर के सोनोग्राफी के द्वारा उसमें क्या किया जाता है? भ्रूण की स्थिति का पता लगाया जाता है। दूसरा, निडिल के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड से वहाँ पर स्थित भ्रूण की कोशिकाओं को बाहर निकाला जाता है सैंपल के रूप में। फिर उसमें स्थित फीटस सेल्स को कल्चर किया जाता है और कल्चर करके फिर उसका क्या किया जाता है? क्रोमोसोमल मैपिंग किया जाता है, और उसकी एबनॉर्मलिटीज़ या असामान्यता किसी प्रकार का है तो उसको एनालिसिस किया जाता है, और कोई यदि एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो उसको एमटीपी की सलाह दी जाती है। एमटीपी माने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हम आगे इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। लाभ क्या है इससे मुख्य रूप से लाभ क्या है? जन्म से पहले यदि किसी प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसका यदि पता लगाया जा सकता है, डायग्नोसिस किया जा सकता है, तो गर्भाशय के अंदर ही उसका उपचार संभव है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, और इसी उद्देश्य से इस तकनीक का आविष्कार किया गया था। लेकिन आगे इसको लिंग परीक्षण के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि प्रेगनेंसी माता या भ्रूण या दोनों के लिए घातक हो, यदि गर्भ में पल रहा बच्चा की स्थिति यदि किसी प्रकार से क्रिटिकल है, कंडीशन क्रिटिकल है, और वो माता के लिए वो खतरनाक स्थिति है, या फिर किसी तरह से भ्रूण के लिए खतरा पैदा हो गया है, या कोई गंभीर बीमारी इसको पता चल जाता है, तो उस स्थिति में यदि दोनों के लिए घातक है तब उसको एमटीपी की सलाह दी जाती है। तो ये परीक्षण कितना इम्पॉर्टेंट है कि यदि पता चल जाए गर्भ में ही तो बच्चा जो है वो जन्म के बाद जो सफ़र करता है वो पहले सफ़र नहीं करेगा। साथ ही साथ माता और बच्चे को भी इससे बचाया जा सकता है थेरेपी या उपचार के माध्यम से। तो ये इसका महत्वपूर्ण लाभ है या इम्पॉर्टेंस है। लेकिन हानि एक क्या हो सकती है इसमें कि यदि बहुत ही सावधानी से ये परीक्षण किया जाता है ताकि भ्रूण को किसी प्रकार से निडिल के द्वारा कोई क्षति ना पहुंचे, लेकिन बाई चांस इसमें कभी गलती से सुई भ्रूण के किसी हिस्से पर यदि चुभ जाए तो भ्रूण क्या हो सकता है? क्षतिग्रस्त हो सकता है, उसका अंग निर्माण प्रभावित हो सकता है। क्योंकि जनरली यह प्रोसेस यहाँ कितने महीने में किया जाता है? 8 से 12 सप्ताह, माने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। गर्भावस्था 9 महीने का होता है, उसको 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 8 से 12 सप्ताह का होता है। उस दौरान में ये प्रोसीजर करना संभव होता है।
तो यदि इस दौरान में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान में ही अंग निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है भ्रूण में, तो यदि यहाँ पर से निडिल किसी तरह से भ्रूण के किसी भी अंग को क्षतिग्रस्त कर दे तो उससे क्या होता है, अंग निर्माण प्रभावित हो सकता है और साथ ही साथ गर्भपात होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और एक और महत्वपूर्ण इसमें हानि क्या माने महत्वपूर्ण बात है कि इससे निडिल के द्वारा अंदर जाता है निडिल, तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी भ्रूण को हो सकता है या गर्भाशय में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने की या संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। तो ये उसके हानि के लिए। अब दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है कि इन कोशिकाओं की मैपिंग करके, क्रोमोसोमल मैपिंग करके भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा रहा है, उसके सेक्स का पता लगाया जा रहा है। हमको पता है कि यदि XX है तो उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम में यदि 2 X क्रोमोसोम है तो वो क्या होगी, गर्ल चाइल्ड होगी या फीमेल होगी, और XY है तो वो क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा। सेक्स क्रोमोसोम में यदि XY क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है तो क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा। तो इस तरह से लिंग का परीक्षण किया जाता है और लिंग का पता लगाया जाता है। और यदि जो यहाँ पर जो बच्चा है या भ्रूण है वो यदि फीमेल है या कन्या है तो उसकी स्वस्थ होने के बावजूद भी उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको एबॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग है ना। लिंग परीक्षण जो है इस एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के द्वारा लिंग परीक्षण किया जाना इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग है और ये पूरे समाज के लिए भी नुकसानदायक है, साथ ही साथ उस फीमेल के लिए भी नुकसानदायक है और दर्दनाक स्थिति है। और साथ ही साथ यहाँ देखिए, स्त्री और पुरुष की जो जनसंख्या का अनुपात है, इस प्रक्रिया के द्वारा कन्या भ्रूण को हत्या कर दी जा रही है। और इससे क्या फर्क पड़ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है, स्त्री और पुरुष का जो जनसंख्या अनुपात है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है और ये लिंगानुपात जो है वो पूरे देश में बिगड़ रहा है। साथ ही साथ एक और इसका नुकसान हो रहा है कि वैवाहिक समस्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो समाज में दिखाई पड़ रही हैं। किसके कारण, इस लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो इसके द्वारा की जा रही है और कन्या भ्रूण हत्या किया जा रहा है, उसके कारण स्त्री पुरुष जनसंख्या का अनुपात बिगड़ रहा है और साथ ही साथ वैवाहिक और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। तो ये हो गया एमनियोसेंटेसिस। आगे हम देखते हैं कि एमटीपी क्या है। एक वर्ड बार बार अभी सुनने को मिला है, एमटीपी यानी कि चिकित्सकीय गर्भ समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, चिकित्सकीय गर्भ समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमनियोसेंटेसिस देख लिए हैं। एमनियोसेंटेसिस से जुड़ा हुआ है एक दूसरा टॉपिक है एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या चिकित्सकीय सगर्भता समापन। आम भाषा में इसको कहा जाता है एबॉर्शन। आम भाषा में इसको क्या कहा जाता है, एबॉर्शन या गर्भपात कहा जाता है। तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, गर्भावस्था कितने महीने का होता है, 9 मंथ का होता है। यदि पूर्ण होने से पहले, 9 मंथ के होने से पहले ही यदि जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ को समापन करना क्या कहलाता है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन या एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। यानी गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही यदि गर्भाशय में भ्रूण की आदि समाप्त कर दिया जाता है या उसको चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहा जाता है, एबॉर्शन, आम भाषा में एबॉर्शन या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसकी अवधि होती है, कौन से सेफ पीरियड होता है सगर्भता समापन के लिए या एबॉर्शन के लिए सेफ पीरियड कौन सा होता है, तो कहा जाए कि प्रेगनेंसी जो होता है वो 9 मंथ का होता है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3-3 महीने के एक ट्राइमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो सबसे अधिक सेफ होता है, यानी 12 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें एबॉर्शन किया जाए या मेडिकल टर्मिनेशन किया जाए तो वो सेफ रहता है। यदि कोई एक्सट्रीम कंडीशन है या किसी प्रकार की कोई भी असामान्यता का पता चल गया है, किसी प्रकार की सेहत से जुड़ी कोई परेशानी है, माँ या बच्चे को नुकसानदायक है प्रेगनेंसी, तो उस स्थिति में 25 सप्ताह की अवधि तक को भी एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है। लेकिन जो 25 सप्ताह तक की अवधि का जो होता है यह अधिक घातक और कष्टदायक होता है, माता के लिए भी कष्टदायक होता है और इससे माँ और बच्चे किसी की भी माता की जान भी जा सकती है। तो सेफ पीरियड मेन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को ही माना जाता है। क्यों किया जाता है,
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों किया जाता है, गर्भपात क्यों किया जाता है, एबॉर्शन क्यों किया जाता है, अनचाहे गर्भ या अनचाही प्रेगनेंसी से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है, चाहे यह प्रेगनेंसी असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो, है ना, इलीगल तरीके से किसी प्रकार का यदि संबंध बनाया गया है और उसका परिणाम हो, या फिर गर्भ निरोधक उपायों की असफलता का परिणाम हो। कई प्रकार की गर्भ निरोधक उपाय किए जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए जाते हैं, और वो पिल्स जो होते हैं यदि स्किप हो जाते हैं या फिर किसी प्रकार के डिवाइसेस फेल हो जाते हैं, है ना, तो उस स्थिति में यदि प्रेगनेंसी हो जाती है या कंसेप्शन हो जाता है तो उस स्थिति में भी गर्भ से मुक्ति पाने के लिए एमटीपी को प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ रेप केस में, है ना, बलात्कार के केस में यदि कंसेप्शन हो जा रहा है या प्रेगनेंसी हो जा रही है तो उसको समाप्त करने के लिए भी एमटीपी की सलाह दी जाती है। प्रेगनेंसी यदि माँ या भ्रूण दोनों के लिए, माँ के लिए घातक हो या कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या बच्चे के लिए या भ्रूण के लिए घातक हो, किसी प्रकार की कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या कोई घातक बीमारी का पता चल गया हो और यदि वो बच्चा पैदा होने के बाद नॉर्मल लाइफ लीड करने की स्थिति में ना हो, तब उसको एमटीपी की सलाह दी जाती है। या फिर दोनों के लिए घातक हो तब उस स्थिति में एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की सलाह दी जाती है। गर्भपात की विधियाँ यानी कि एमटीपी की कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं। सामान्यतः कट एंड रिमूवल मेथड, गर्भाशय के अंदर ही भ्रूण को, उसके अंगों को काट कर छोटे छोटे हिस्से में काट कर सर्विक्स के थ्रू या ग्रीवा के द्वारा यहीं पर इनको हिस्सों में काट कर अलग अलग हिस्सों को ग्रीवा के थ्रू कैथेड्रल में इनको कलेक्ट किया जाता है और इनको एबॉर्ट किया जाता है। कट एंड रिमूवल मेथड, ये मेथड जो है वो माता के लिए भी बहुत कष्टदायक होता है और साथ ही साथ ये माता की बहुत भावनात्मक माता को चोट पहुंचा सकता है। कट एंड रिमूवल मेथड बहुत ही घातक है। कोई विशेष केस है तभी इस विधि को अपनाया जाना चाहिए। कट एंड रिमूवल मेथड, इसकी अवधि होती है 15 से 25 वीक। यदि 15 हफ्ते से अधिक हो गया हो और 25 हफ्ते से कम है तब इस विधि को अपनाया जा सकता है। वैक्यूम पंप मेथड, यदि 12 से 14 हफ्ते तक का प्रेगनेंसी है, माने 14 हफ्ते से ऊपर तक की प्रेगनेंसी को आप ये सामान्य विधियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। कट एंड रिमूवल मेथड यानी काट कर ही बाहर निकाला जाता है भ्रूण को। लेकिन 12 हफ्ता से यदि 14 हफ्ता तक की प्रेगनेंसी है तब उसको वैक्यूम पंप के माध्यम से, यहाँ पर वैक्यूम पंप फंसाकर खींचकर भ्रूण को जो है वो बाहर निकाला जाता है और एबॉर्ट किया जाता है। इसमें बहुत अधिक ब्लीडिंग भी होता है और कई बार जो है माता जो है उनमें खून की कमी हो जाती है, माता को परेशानी भी हो सकती है। एबॉर्शन पिल जो है वो सबसे सेफ है। 12 वीक तक का, यदि 12 हफ्ते तक में प्रेगनेंसी है या उससे कम है 12 हफ्ते से, तब उनको एबॉर्शन पिल्स को दिया जाता है। और ये एबॉर्शन पिल्स वास्तव में हार्मोन्स ही होते हैं जो गर्भावस्था को यानी कि सगर्भता को समाप्त करने के लिए, यानी मायोमेट्रियम की दीवार में खूब कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देंगे और प्रसव के लिए जो हार्मोन प्रयोग किए जाते हैं उन हार्मोन्स की पिल्स को दिया जाता है, और ताकि यहाँ पर से भ्रूण जो है वो प्लेसेंटा से कट जाए और बाहर की ओर निकल जाए, यानी सर्विक्स के माध्यम से। तो ये हार्मोन के टेबलेट्स होते हैं, एबॉर्शन पिल्स होते हैं, उनको प्रयोग किया जाता है। जनरली एस्ट्रोजन हार्मोन्स को प्रयोग किया जाता है या प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रयोग किया जाता है उन पिल्स में, जो कि मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। गर्भाशय की जो मध्य की दीवार होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, जो प्रसव के लिए जिम्मेदार होते हैं वो हार्मोन, तो उनको बढ़ा दिया जाता है उनकी एक्टिविटी को, और ताकि ये यहाँ से कट कर जो है वो भ्रूण सर्विक्स के माध्यम से बाहर निकल आए। तो 3 मुख्य विधियां अपनाई जाती हैं। कट एंड रिमूवल मेथड 15 से 25 वीक तक की प्रेगनेंसी को किया जाता है। वैक्यूम पंप मेथड में 12 से 14 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को किया जाता है, और एबॉर्शन पिल्स के द्वारा 12 हफ्ता या फिर उससे कम तक की प्रेगनेंसी को एबॉर्शन पिल के माध्यम से इस तरह का एमटीपी किया जाता है या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है। इसका महत्व क्या होगा अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने के लिए। अनचाहे गर्भ से मुक्ति अर्थात क्या है कि जैसे रेप केस है और उस स्थिति में यदि प्रेगनेंसी ठहर जाती है और बच्चा होता है तो उसके लिए, उस महिला के लिए वो बहुत ही
कष्टदायक स्थिति है, इसलिए उससे बचने के लिए एमटीपी की सलाह दी जाती है। जनसंख्या कम करने का एक साधन माना जाता है, या फिर यहाँ पर अनचाहे गर्भ से मुक्ति मतलब यानी बच्चे को पता चल जाता है माता को कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और पैदा होते ही या तो समाप्त हो जाएगा या फिर कुछ दिनों के बाद तो उसके लिए और कष्टदायक स्थिति हो सकती है, या वो नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाएगा, ये पता चले तो माता के लिए भी और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो उस स्थिति में अनचाहे गर्भ उसको कहा जा रहा है, तो उस स्थिति में उससे मुक्ति पाने के लिए एमटीपी की यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की सलाह दी जाती है। जनसंख्या कम करने का एक साधन भी हो सकता है। आजकल असुरक्षित यौन संबंध जो बहुत अधिक फैला हुआ है, जो अज्ञानतावश जो बच्चे किए जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति से बचने के लिए यानी उस स्थिति में यदि सारे के सारे प्रेगनेंसी जो अनचाहे गर्भ ठहर जाएं और बच्चे आ जाएं तो जनसंख्या में वृद्धि भी हो सकती है, तो उस जनसंख्या कम करने का साधन माना जाता है। हालांकि ये तरीका बहुत उचित नहीं है जनसंख्या कम करने के साधन का। हानि क्या हो सकता है कि इससे लिंग परीक्षण के करवा कर इस तरह के एबॉर्शन या एमटीपी कराया जाता है। तो एमटीपी कराने से क्या जनरली कन्या भ्रूण हत्या जो है वो इसके द्वारा बहुत अधिक बढ़ रहा है और उसके कारण लिंगानुपात जो है वो असंतुलित हो रहा है। साथ ही साथ इस तरह के एमटीपी जो है वो अकुशल नीम हकीमों के द्वारा किया जाता है, जो इनको माने अच्छे से नहीं जानते हैं, उनके द्वारा नीम हकीमों के द्वारा यदि एमटीपी या गर्भपात कराया जाता है तो माँ और भ्रूण दोनों के लिए वो स्थिति घातक हो सकती है। और माँ के लिए तो ये भावनात्मक क्षति है ही, है ना। माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को यदि समाप्त कर रही है किसी कारणवश तो उसके लिए बहुत बड़ी भावनात्मक क्षति है। जागरूकता क्या है? असुरक्षित यौन संबंधों से बचाव के तरीकों की जानकारी देना, यानी कि जितने भी असुरक्षित यौन संबंध हैं जो अज्ञानतावश इस तरह का या फिर रेप केस के फलस्वरूप हो रहा है, तो इस सब से बचाव के तरीकों की जो जानकारी है उनको दिया जाना जागरूकता है। साथ ही साथ गैर कानूनी तरीके से एमटीपी को रोकने के लिए 1971 में सरकार ने इसके लिए कड़े नियम बना दिए हैं। जब तक सिद्ध न हो जाए कि गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो माता के लिए नुकसानदायक है या फिर भ्रूण के लिए नुकसानदायक है, सिद्ध न हो जाए तब तक एमटीपी की सलाह नहीं दी जाती है, उसको बैन कर दिया गया है। तो इसके उद्देश्य में इसके साथ ही साथ एक और चीज़ कर दिया, लिंग परीक्षण को बैन कर दिया गया है पूरी तरह से। और लिंग परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? अभी हम बताएं एमनियोसेंटेसिस या फिर उल्बवेधन के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रश्न जो है वो बोर्ड में कई बार पूछता है कि उल्बवेधन क्या है और इसको बैन क्यों कर दिया गया है। तो बैन क्यों कर दिया गया है? क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है लिंग परीक्षण के लिए और कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है, जिससे समाज में क्या है कि लिंगानुपात जो है वो प्रभावित हो रहा है और समाज में सामाजिक और भावनात्मक भी नुकसान जो हो रहा है, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है। एक इसको एमटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एमटीपी क्या है ना। और एमटीपी के लिए मैंने 2 नंबर के प्रश्न में भी एमनियोसेंटेसिस को पूछ सकता है, 3 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर तक के प्रश्न में भी यही पूछता है कि एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया समझाइए और इसको क्यों बैन कर दिया गया है। तो ये ओवरऑल एमनियोसेंटेसिस और एमटीपी के संबंध में ये वीडियो है।